हाय। आज क्विज 3 है फॉर 10th अक्टूबर 2021 प्रीलिम्स। सी, अभी आपके पास 35 से ज़्यादा दिन है, 35 प्लस डेज है। ये जो टाइम है इसमें जो भी आपको पढ़ना है ना, प्लानिंग के हिसाब से पढ़िए। जो भी आप पढ़ोगे उसको कंसोलिडेट करना बहुत ज़रूरी है। साल भर आपने जो भी स्टडी मटेरियल पढ़ा था, इट इज़ टाइम टू कंसोलिडेट दैट स्टडी मटेरियल। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और रिवीजन भी टाइम बाउंड मैनर में करना है। जैसे 35 डेज है, फर्स्ट 28 डेज में आप क्या कवर करोगे? वीकली प्लानर बनाइए। लास्ट 7 डेज में जो आप पढ़ने वाले हो उसकी स्ट्रैटेजी अभी से बनाइए। और एग्जाम के एक दिन पहले आप क्या करने वाले हो, क्या स्ट्रैटेजी हो गया, उसको भी प्लान करिए। रिवीजन बहुत ज़रूरी है और रिवीजन प्रिसाइज होना ज़रूरी है। मॉर्निंग ऑफ एग्जाम में क्या शेड्यूल रहेगा, एडमिट कार्ड का फोटो प्रिंट वगैरह निकालना है, ये जितने भी चीज़ें हैं ना, इसको अभी से स्ट्रैटेजाइज एंड प्लान आउट करिए। स्टडी जो भी करना है उसको बैंक करना है और कंसोलिडेट करना बहुत ज़रूरी है। ऑल राइट, सो लेट अस बिगिन विद टुडेज क्विज। फर्स्ट सेक्शन है पॉलिटी का। द हाई कोर्ट डिफेंड्स, हाई कोर्ट है, डिफेंड करता है फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, स्टैच्यूटरी राइट्स। आपको बताना है इनमें से करेक्ट आंसर कोड क्या है। फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, स्टैच्यूटरी राइट्स। जब भी कोई स्टेटमेंट होते हैं ना, तो उन स्टेटमेंट में हमें देखना चाहिए क्या वो नैरो मीनिंग तो नहीं बता रहे। जैसे कल एक सवाल था गवर्नर का। गवर्नर इन जनरल एड एंड एडवाइस ऑफ कॉम से वर्क करता है, बट वहां पे लिखा था ऑलवेज। तो ऑलवेज स्टेटमेंट ऐड होते ही वो जो स्टेटमेंट है ऑलवेज वर्ड के कारण गलत हो जाता है। यहाँ क्या पूछा है, हाई कोर्ट डिफेंड करता है, कुछ एक एक्स्ट्रा कीवर्ड नहीं लगाए कि स्पेसिफिकली, ओनली, ऑलवेज, नेवर, लाइक दैट। ओके, इट इज अ जनरल स्टेटमेंट। द हाई कोर्ट डिफेंड्स फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, स्टैच्यूटरी राइट्स। तो क्या हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट को डिफेंड नहीं करेगा? क्या हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को डिफेंड नहीं करेगा? क्या हाई कोर्ट स्टैच्यूटरी राइट्स को डिफेंड नहीं करेगा? ऐसे रिवर्स भी कई बार सोच के देखना चाहिए, इससे हम आंसर में इजीली आ पाते हैं। सो द राइट आंसर हियर इज सी। हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को भी डिफेंड करता है, बट इट इज नॉट लाइक ऑलवेज। सुप्रीम कोर्ट तो करेगा ही करेगा, मैंडेटरी है, बट हाई कोर्ट भी कर सकता है, बट इट इज नॉट ऑलवेज। तो ये फंडामेंटल राइट्स को हाई कोर्ट डिफेंड कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को हाई कोर्ट डिफेंड कर सकता है, स्टैच्यूटरी को भी हाई कोर्ट डिफेंड कर सकता है। ओके, सो ऑलवेज पे अटेंशन कि ये जो स्पेशल कीवर्ड्स है, ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना, ये लैंग्वेज ऑफ स्टेटमेंट को ही चेंज कर देते हैं। तो पे अटेंशन। The right answer here is C. 1, 2, 3. Which of the following statements is are incorrect regarding judicial review? Indian Constitution confers the power of judicial review to Supreme Court only. यहाँ क्या वर्ड लिखा है? Only. The purpose of the judicial review is to review constitutional amendments only. मतलब जुडिशियल रिव्यू उन चीज़ों का होगा जो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 368 के थ्रू पार्लियामेंट ने लाए हैं, तो उनका जुडिशियल रिव्यू होगा। जुडिशियल रिव्यू इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। आपको बताना है इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से हैं। अब सी, यू हैव टू टेल द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, जो गलत है वो बताना है, वो होगा सही आंसर। तो इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं? सी, यहाँ सारे स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए है कि जुडिशियल रिव्यू केवल सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट भी कर सकता है। जुडिशियल रिव्यू केवल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ही नहीं, अगर सिंपल कोई लॉ है, लेजिस्लेचर है, वो भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। जैसे एनजेएसी 99 पे आउट हो गया था, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एनजेएसी को अल्ट्रा वायर डिक्लेयर कर दिया था। तो इट्स नॉट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ओनली, और इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो नॉट लिखा है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, और पूछा था गलत कौन कौन से हैं, तो ये तीनों गलत है। सी होगा 1, 2, 3। ऑल राइट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द नाइसेस्ट एप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी? लॉ एंड लिबर्टी, नियम और आपकी स्वतंत्रता, लिबर्टी, इन दोनों में क्या रिलेशन है? इफ देयर आर मोर लॉज देयर इज लेस लिबर्टी। नियम कानून ज्यादा हो जाएंगे तो लिबर्टी कम हो जाएगी। इफ देयर आर नो लॉज देयर इज नो लिबर्टी।
लॉ ही नहीं होगा तो लिबर्टी भी नहीं होगी। इफ देयर इज लिबर्टी, लॉज हैव टू मेड बाय द पीपल। लिबर्टी तभी होती है जब नियम लोगों ने बनाए हैं। इफ लॉज आर चेंज्ड टू ऑफन, लिबर्टी इज इन डेंजर। बार बार नियम बदलने से लिबर्टी खतरे में आ जाती है। तो करेक्ट क्या है? करेक्ट ये है कि लॉज हैं तभी लिबर्टी मिली है, बिकॉज लिबर्टी को इंश्योरिटी कौन प्रोवाइड करता है? लॉज। कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज बताए हैं तो ही आपको लिबर्टी मिली है। सो द राइट आंसर हियर इज बी। Right answer here is B. If there are no laws, there is no liberty. There are laws, there is liberty. So there are no laws, there is no liberty. So B is the right statement. Consider the following statements. एक इलेक्शन है, लोकसभा या राज्यसभा का, स्टेट असेंबली, स्टेट विधानसभा का। The winning candidate must get at least 50% of the votes polled to be declared elected. 100 वोट डाले गए, जिसको 51 वोट मिल जाएंगे वो जीत जाएगा। क्या हमारे यहाँ ये चलता है? According to the provisions laid down in the Constitution of India, in Lok Sabha, Speaker's post goes to the majority party and the deputy speakers to the opposition. आज ही ये न्यूज़ आइटम न्यूज़पेपर में हमने ये टॉपिक कवर किया है और ये बहुत ज़्यादा अभी डिबेट चल रहा है इस टॉपिक पे। तो बताइए, पहला जो बात है कि 50% जिसको ज़्यादा मिलेंगे वही चुनाव जीतेगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता। इस बात पे भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। कुछ ही दिन पहले न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा था फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसमें क्या होता है, जैसे 100 लोग हैं, 5 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, है ना? 20, एक को 19 और एक को 21 वोट मिल गए, 21% वोट मिल गए। अब जिसको 21 मिले उसको बाकी लोगों से तो ज़्यादा मिले ना, तो ये चुनाव जीत गया बस। 50% ज़रूरत नहीं है। तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, तो दैट इज़ वाई दिस इज़ इन न्यूज़। तो 50% नो, हमारे यहाँ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट है। ये जो है ये बात है कि प्रोविज़न तो है, जो स्पीकर है उसको पोस्ट जो है वो मेजॉरिटी पार्टी होगी और डेप्यूटी स्पीकर अपोजिशन पार्टी होगी। बट दिस इज नॉट बाय कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज नॉट बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये एक जनरल प्रैक्टिस है, कन्वेंशन है, ऐसा अपनाया जाता है, बट ऐसा कहीं लिखा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं लिखा है। सो द राइट आंसर हियर इज, यहाँ क्या पूछा था? करेक्ट। तो करेक्ट कौन सा है? दोनों गलत है, दोनों रॉन्ग है। अब ये बताइए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश अ फेडरल सिस्टम। हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम एस्टैब्लिश होता है। वैसे तो क्वाजी फेडरल है, कुछ फीचर्स फेडरल है, कुछ फीचर्स यूनिटरी है। इससे सवाल आना चाहिए। इट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द यूजुअल फीचर्स ऑफ अ फेडरेशन लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बट ऑल्सो ऑफ अ यूनिटरी सिस्टम। तो हमारे यहाँ यूनिटरी भी है और फेडरल भी है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफाई द लेटर। लेटर का मतलब ये होता है जैसे दो चीज़ लिखी हुई है ना, तो जो बाद में लिखी हुई है वो लेटर है। रेस्पेक्टिवली लिखा है तो पहले जो चीज़ जिस ऑर्डर में बताई गई उसी ऑर्डर का बाद वाला स्टेटमेंट उसको फॉलो करेगा, तो वहाँ पे रेस्पेक्टिवली लिखा होता है। यहाँ लेटर लिखा है, तो पहले आपको बताया था फेडरेशन, दूसरा बताया यूनिटरी। तो सिग्निफाई द लेटर, तो लेटर मतलब यूनिटरी का आपको बताना है। सी दैट इज व्हाई आई कीप ऑन टेलिंग, लैंग्वेज अच्छी रखिए, वोकैबुलरी अच्छी रखिए, इससे काम आपका बड़े आसान हो जाएंगे। ओके, अब ये बताइए, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। डिवीजन ऑफ पावर है, मतलब हर किसी का क्लियर कट बात बता दिया है, तो ये तो फेडरल हुआ ना। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन जब रिजिड था तो वो बता रहा था फेडरल फीचर, तो फ्लेक्सिबिलिटी है तो ये फेडरल थोड़ी बताएगा, सेंटर इसको तुरंत तुरंत चेंज कर सकती है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बिकॉज जुडिशरी क्या होता है? रेफरी होता है, सेंटर और स्टेट के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो तो फेडरल फीचर हुआ, तो ये भी नहीं है। ऑल इंडिया सर्विसेज क्या होती है? ये जरूर यूनिटरी होता है, बिकॉज ऑल इंडिया सर्विसेज आर्टिकल 312, सेंटर हर जगह है, स्टेट के सब्जेक्ट्स में भी आ रहा है ऑल इंडिया सर्विसेज, तो ये यूनिटरी फीचर है। और हमें क्या पूछा गया है यहाँ पे? लेटर, मतलब यूनिटरी सिस्टम के क्या क्या प्रोविजंस है। सो द राइट आंसर इज 2 एंड 4। 1 एंड 3 है फेडरल, 2 एंड 4 है यूनिटरी फीचर कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, सेंटर कैन चेंज इट अकॉर्डिंगली। ऑल इंडिया सर्विसेज है, मतलब सेंटर फेवर है, यूनियन को फेवर है। तो ये दोनों हैं 2 एंड 4, दिस लेटर यूनिटरी सिस्टम। तो दिस इज पॉलिटी। पॉलिटी में बड़ी अच्छी एक्यूरेसी आती है, पॉलिटी का रिवीजन बहुत अच्छे से करना है, इसमें स्कोर सबसे अच्छा आता है पॉलिटी में। सो इसके सवाल गलत नहीं होने चाहिए। ओके, नाउ लेट अस कम टू ज्योग्राफी।
द सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। तो यहाँ लो रेनफॉल है और जो सॉइल है वहाँ पे क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स बन रही है। इग्नियस वर्ड लिखा है यहाँ पे। हमें इन दी एंड बताना है कौन सा टाइप की रॉक की हम बात कर रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो ये हो गया। दे आर जनरली पुअर इन नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड ह्यूमस नहीं है यहाँ पे, मतलब वेजिटेशन वगैरह नहीं होगा। दे आर फर्टाइल व्हेन फाइन ग्रेन्ड एंड पुअर इन फर्टिलिटी व्हेन दे आर कोर्स ग्रेन, मतलब कोर्स मतलब मोटा मोटा ऐसे इसके कण है तो वो फर्टाइल नहीं है, बट जब वो फाइन हो जाती है तो फर्टाइल बन जाती है। तो अबव स्टेटमेंट कौन सी सॉइल बताता है? जहां भी लेटराइट लिखा है ना, मतलब वहां पे एक्सेसिव रेनफॉल हुआ है, मतलब वहां पे लीचिंग हुई है। तो लो रेनफॉल में लेटराइट कभी नहीं होती। तो पहला गया। ब्लैक सॉइल जो होती है वो कैसे बनती है? लावा वगैरह कुछ है उससे ब्लैक सॉइल बनती है। रेड एंड येलो सॉइल है। और अलूवियल सॉइल कैसे बनती है? डिपॉजिट से बनती है। तो डिपॉजिट तो यहाँ पे होगा नहीं, बिकॉज ये क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स बताया गया है, तो अलूवियल सॉइल भी नहीं है। ये ब्लैक सॉइल भी नहीं है, ये ब्लैक सॉइल की प्रॉपर्टी नहीं है। कोर्स ग्रेन वगैरह ऐसा फाइन ग्रेन नहीं। ब्लैक सॉइल में तो पानी डलते ही वो दलदल टाइप हो जाती है, सूखते ही उसमें दरारें बन जाती है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट रेड एंड येलो सॉइल। सो द आंसर इज सी। सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मैरीन अपवेलिंग? सिटर आ गया, ये गलत नहीं करना है। पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ द ओशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द मून, ये बिल्कुल नहीं है। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से तो हम टाइड्स पढ़ते हैं, मैरीन अपवेलिंग नहीं होता। राइज इन द सी लेवल ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग, दिस इज क्लाइमेट चेंज। इस बार आईपीसीसी रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये हर 6 साल बाद आती है। अभी 2021 की रिपोर्ट आई है। राइज ऑफ डीप कोल्ड वाटर टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द ओशन। अब इसको इमेजिन करिए, नीचे से कुछ ऐसे ऊपर उठ के आ रहा है। अप, कुआं क्या होता है? कुएं नीचे से पानी ऊपर उठाते हैं अपन, अप वेलिंग, वेलिंग। तो दिस इज अप वेलिंग। राइज ऑफ डीप कोल्ड वाटर टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द ओशन, ये सही लग रहा है। स्टॉर्म सर्जेस हिटिंग द कोस्ट ड्यू टू साइक्लोनिक एक्टिविटीज में अपवेलिंग क्या हुआ? सो द राइट आंसर इज सी। सो मेनी अ टाइम्स इवन यू इफ यू डू नॉट नो द कॉन्सेप्ट, ज्योग्राफिकली क्या मतलब है हमें नहीं पता, बट हमारा कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छा है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, तो हम इस सॉल्यूशन पे आ जाएंगे। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। ज़्यादातर सवाल होते हैं ना वो इस तरीके से ही सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज साल भर यहाँ पे आग लगती रही क्लाइमेट चेंज के कारण, और इसको लंग्स ऑफ दिस वर्ड बोलते हैं, और ये डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। The area covered by Amazon rainforest is larger than Australia. Australia is itself a continent, but काफी छोटा continent है ऑस्ट्रेलिया। तो क्या वो Amazon rainforest से भी छोटा है? The Andes mountain is located to the east of Amazon rainforest. Amazon rainforest है उसके ईस्ट में है क्या Amazon rainforest के Andes? The entire Amazon rainforest is located between equator and Tropic of Capricorn. अब जैसे साउथ अमेरिका है, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ और इक्वेटर 0 डिग्री दोनों क्रॉस हो रही है। तो रेन फॉरेस्ट क्या इन दोनों के बीच में है? यू हैव टू टेल। अब आपको ये बताना है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो करेक्ट स्टेटमेंट केवल फर्स्ट है यहाँ पे, ये गलत है बिकॉज ईस्ट कहाँ हुआ? जैसे ये मैप देखिए, ये अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है, इसका वेस्ट ये हुआ और यहाँ पे ये एंडीज हुए, ईस्ट में तो अटलांटिक आ जाएगा। सेकेंड, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तो ठीक है, बट इक्वेटर के ऊपर नीचे होता है। जब भी इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है तो वो लाइन थोड़ी फॉलो करेगा कि इसके बस नीचे ही जाना है, ऊपर नहीं जाना है। जैसे आईटीसीसी भी पढ़ते हैं तो वो 5 डिग्री प्लस माइनस होता है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत होना ही था कि बिटवीन इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, क्योंकि अगर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है तो वो ऊपर नीचे होगा, कुछ ना कुछ ऊपर भी जाएगा। तो 3 आप पहले ही गलत कर सकते थे, फिर आपके पास ये 2 ऑप्शन बचते और ये ईस्ट नहीं है। सो 1 ओनली इज द राइट आंसर। ओके, तो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरा एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये बड़ा फेवरेट टॉपिक है, रिवर्स। रिवर्स का हर बार सवाल आया है और क्लास 11th का आई हैव मेड दिस वीडियो, क्लास 11th एनसीईआरटी इंडिया फिजिकल का जो ड्रेनेज चैप्टर है ना, उसको आप अच्छे से पढ़ लो। हर टाइप का सवाल उससे हो जाएगा। अभी तक 2011 से 2019 तक जितने भी रिवर्स के आए हैं ना, वो सारे उस चैप्टर से सॉल्व हो रहे हैं। ओके, वंशाधारा, इंद्रावती, प्राणहिता, पेन्नार। आपको बताना है गोदावरी की ट्रिब्यूटरी क्या है। ट्रिब्यूट का मतलब क्या होता है? जैसे चढ़ावा देना। तो जैसे मेन रिवर है, ट्रिब्यूटरी अपना पानी लाके इस मेन रिवर में छोड़ेगी, तो इसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी।
रिवर ऐसे जा रही है, ये लेफ्ट हुआ, ये राइट हुआ, राइट से जो आ रही है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी डायरेक्शन अगर ये है तो, और इधर से जो आएगी वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी। ओके, फिर डिस्ट्रीब्यूटरी अलग होती है, माउथ से जब ओशन में पानी डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो डिस्ट्रीब्यूटरी बनेगी, जैसे हुगली रिवर, फिर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटरीज बनेगी। यहाँ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी पूछा है, तो बताइए। वंशाधारा, इंद्रावती, प्राणहिता, पेन्नार। पेन्नार साउथ में ऐसे है और ये सीधा रिवर बे ऑफ बंगाल में जा रही है। वंशाधारा भी सीधा बे ऑफ बंगाल में जा रही है, तो ये ट्रिब्यूटरी तो नहीं होगी। सो द राइट आंसर इज 2 and 3, इंद्रावती एंड प्राणहिता ओनली। ऑलराइट। 10th, during a thunderstorm the thunder in the skies is produced by, गर्जन होती है वो क्यों होती है, आवाज क्यों आती है? मीटिंग ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स इन द स्काई। क्यूमुलोनिम्बस मतलब पानी वाले क्लाउड, इन द स्काई इनकी मीटिंग से, टकरावट से। लाइटनिंग दैट सेपरेट्स द निम्बस क्लाउड, निम्बस क्लाउड में लाइटनिंग होती है। वॉयलेंट अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर एंड वाटर पार्टिकल, पानी और एयर ऐसे ऊपर की तरफ मूव हो रहे हैं। आपको बताना है थंडर स्टॉर्म क्यों होता है। तो जब भी बादल बादल कड़कते हैं, पहले लाइटनिंग होती है, बिजली होती है, और उसके बाद थोड़े टाइम बाद आवाज आती है। साउंड बाद में आता है, लाइट पहले आती है। तो जो साउंड आता है वो क्यों आता है? देखिए, ये जो साउंड आता है ना, वो साउंड इसलिए आता है बिकॉज लाइटनिंग होती है, तो लाइटनिंग होने के कारण टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा, हाई हाई ह्यूज वोल्टेज का होता है, और इससे अचानक से एयर एक्सपैंड होती है और पॉकेट्स बनते हैं, और उसके कारण जैसे बलून फटता है ना, ऐसे करके आवाज आती है यहाँ पे। सो इसका राइट आंसर डी होगा, एक्चुअली आंसर इज डी। बिकॉज डायरेक्टली हम इसको नहीं बोल सकते कि लाइटनिंग दैट सेपरेट्स द निम्बस क्लाउड, इससे तो बस बिजली रोशनी आ रही है। जो आवाज आ रही है वो एयर अगर कुछ लिखा होता तो करेक्ट होता। ये 2013 का सवाल है, इसमें मैं कंफ्यूज हो गया था, बट ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ऑल्दो आई मेड इट राइट नन, बट ज्यादा हम सोचे ना कि लाइटनिंग के कारण फिर ये हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, नो, कीप इट सिंपल। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ओके, सो द राइट आंसर इज डी, नन। अब आते हैं हिस्ट्री में। द अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लेड टू डू, द रीजन आई put this question over here is because I wanted to tell you कि यूपीएससी किस डायरेक्शन में सोचती है। कई बार कुछ सवाल ऐसे आते हैं कि एक्सपर्ट्स की माने ना तो उसका अलग जवाब आएगा, बट अगर लेमैन की माने तो फिर उसका जो जवाब आएगा यूजुअली यूपीएससी उसको प्रेफर करती है। एनसीईआरटी का जो स्टेटमेंट होता है यूजुअली उसको प्रेफर किया जाता है। द अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सब कॉन्टिनेंट। बाबर क्या लेके आया था? तोप लेके आया था, है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्क एंड डोम इन द रीजन्स आर्किटेक्चर, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस टिमुरिड डायनेस्टी इन द रीजन। अब थर्ड तो 100% श्योर है, इससे एस्टैब्लिश हुआ था टिमुरिड डायनेस्टी इंडिया में। बट ये जो आर्क एंड डोम है, जैसे हमने क्लास 11th की आर्ट एंड कल्चर बुक पढ़ा है, एनसीईआरटी है वो लोग, काफ़ी अच्छी बुक है वो। तो उसमें ये बताया जो डोम्स हैं, आर्क है, ये सब दिल्ली सल्तनत में आना चालू हो गया था। तो बाबर तो बाद में आया है 1526। सो ये जो बात है ये बाबर से रिलेटेड नहीं है। यहाँ लिखा था अराइवल ऑफ बाबर, तो ये तो होगा नहीं। डाउट इसमें आ रहा था गन पाउडर में। बाबर ने इसको पॉपुलराइज किया, तोप वगैरह पॉपुलराइज किया, बट इससे पहले भी सब कॉन्टिनेंट में गन पाउडर का यूजेज के कुछ मेंशंस हैं, तो ये नहीं माना जाएगा। इस प्रश्न पे काफी डिबेट भी हुआ था, जब यूपीएससी आंसर की आया तो 3 ओनली वहां पे लिखा गया। दैट इज वाई आई कीप ऑन टेलिंग कि आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स फिर से पूरे देखो। जैसे कि ये 2015 का सॉल्व्ड पेपर है, ऑफिशियल आंसर की से ये मैंने सॉल्व करके इसका वीडियो भी बनाया है। इस पीडीएफ को भी आप एक्सेस कर सकते हो। गो टू वेबसाइट में डाउनलोड्स एंड फाइल शेयरिंग सेक्शन पे जाओ, ये पूरे ऑफिशियल की के आंसर्स हैं वहाँ पे। गो थ्रू दिस पीडीएफ और गो थ्रू दिस वीडियो क्विकली, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी डेवलप हो जाएगी। ओके, कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, प्रश्नों को कैसे देखा जा रहा है। सो द राइट आंसर हियर इज बी, 3 ओनली। केवल ये है, ये गलत है, ये भी गलत है। Then the advent of development of which of the following was termed as Neolithic Revolution. Neolithic मतलब मॉडर्न मैन आने लग गया है। वो किससे मार्क कर रहे हैं हम? मेटलर्जी, एग्रीकल्चर, मेगालिथ्स, पेंटेड पॉटरी। पॉटरी जैसे रेड पेंटेड, ग्रेवेयर एटसेट्रा, पॉटरी, मेगालिथ्स, दिस लिथ मतलब स्टोन होता है, एग्रीकल्चर और मेटलर्जी। तो जो नियोलिथिक है ना, नियोलिथिक रिवॉल्यूशन तब आई जब हमने खेती करना सीख लिया, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर करने से क्या हुआ, हमारा बर्डन खत्म हो गया। एनिमल जैसे टाइगर भी है, टाइगर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बट उसके दिन भर मन में यही रहता है कि मैं
कैसे अपना फूड सिक्योरिटी इंश्योर करूं। एग्रीकल्चर होते ही ह्यूमन सिविलाइजेशन ने फूड सिक्योरिटी कर लिया। फूड सिक्योरिटी करते ही उसको फ्री टाइम मिलने लग गया। फ्री टाइम मिला मतलब उसने एडवांसमेंट्स किए, इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और फिर मैनकाइंड का, दिस ह्यूमंस का प्रोग्रेस रैपिड हो पाया। तो एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन। अब ये बताइए, ये जो है परमानेंट सेटलमेंट, ये बड़ा फेवरेट है। इन द अर्ली डेकेड्स आफ्टर द परमानेंट सेटलमेंट, जमींदार्स रेगुलरली फेल टू पे द रेवेन्यू टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ऑल्दो फ्लॉप शो रहा है। व्हाट आर द रीजंस फॉर देयर फेलियर? तो फेलियर के रीजन क्या थे कि परमानेंट सेटलमेंट सक्सेस स्टोरी नहीं बन पाया। पहला, इनिशियल रेवेन्यू डिमांड्स वर वेरी हाई, कि जो रेवेन्यू जनरेट करना था वही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी था, उतना उगाई हो ही नहीं रही थी। The prices of agriculture produces were depressed, which made it difficult for the ryots to pay their dues to the जमींदार। उस टाइम पे मंदी चल रही थी, एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा था, डिप्रेशन चल रहा था इकोनॉमी में, तो वो अपने रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे। द रेवेन्यू वॉज इनवेरिएबल रिगार्डलेस ऑफ द हार्वेस्ट। यस, ये रेवेन्यू फिक्स्ड कर दिया गया था कि इतना देना है तो देना है, बट हाउ, हार्वेस्ट नहीं हुआ तो कैसे देंगे? तो इससे सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। सो द आंसर हियर इज सी। ये तीनों रीजंस हैं कि जमींदारी सिस्टम परमानेंट सेटलमेंट फेलियर हुआ। अब ये बताइए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इट इंक्रीज द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल सेंट्रल और प्रोविंशियल में। ये जो 1909 का एक्ट आया, 1919 का आया, 1935 का आया, ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट है। 1909 में साइज बढ़ाया ताकि ज्यादा लोगों को इसमें अकोमोडेट किया जा सके, ट्रू। For the first time, it provided for the association of Indians with the executive council of the viceroy and governor। तो इंडियंस को रूल करने के लिए काउंसिल में जगह मिलेगी, ये भी ट्रू है। इट इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस। अब सी, 1909 का जो एक्ट आया था, उसको उसी ने कम्युनल, जो जितने भी टेंशन है इंडिया में, उसका शुरुआत किया। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वहां पे स्टार्ट हुआ। बट अगर ये स्टेटमेंट में ये सेकंड कीवर्ड भी आ गया है, दैट इज वाई दिस इज रॉन्ग। दिस वाज नॉट अबाउट क्रिश्चियंस। सो द राइट आंसर हियर इज ए, 1 एंड 2 करेक्ट ऑप्शन पूछा गया था। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। ये बताइए, ठुमरी, ये बात है आर्ट एंड कल्चर, म्यूजिक, डांस फॉर्म, पेंटिंग्स, ये सारी चीजें। एक बार आप क्विकली सीसीआरटी की वेबसाइट पे जाइए और सारे फोटोज वगैरह है ना, उनको एक बार क्विकली हैव अ लुक, ग्लांस। वहाँ ये सब चीज़ें बड़े अच्छे से दिया है, क्लासिकल इंडियन म्यूजिक, क्लासिकल डांस एट्सेट्रा। तो जो ठुमरी है, ये कॉमन जॉनर है सेमी क्लासिकल इंडियन म्यूजिक का। इसका ओरिजिन कहाँ है? तो जो ठुमरी है ना, ठुमरी इज फ्रॉम उत्तर प्रदेश। दिस इज उत्तर प्रदेश, सी इज द राइट आंसर। सो दिस कंप्लीट्स अवर हिस्ट्री सेक्शन। अब आते हैं इकोनॉमिक्स में। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन है, DICGC। ये बड़ा न्यूज़ में है। पहले 1 लाख का इंश्योरेंस होता था, बैंक्स काफ़ी फेल होने लग गए, तो अब 5 लाख का इंश्योरेंस है हर अकाउंट होल्डर का। ये होली ओन्ड सब्सिडियरी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। ये इंश्योर करती है कौन कौन से डिपॉजिट्स, ये बताना है आपको कि इंश्योरेंस देगी 5 लाख रुपये का पर अकाउंट, बट कौन से बैंक्स उसमें कवर्ड है, कौन सी डिपॉजिट्स उसमें कवर्ड है। पहला है लोकल एरिया बैंक, पेमेंट बैंक, जैसे अभी पेमेंट बैंक बहुत सारे खुल गए ना, बंधन बैंक एटसेट्रा, तो पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, डिपॉजिट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, रीजनल रूरल बैंक्स, RRB। तो DICGC कौन कौन से बैंक्स में इंश्योरेंस देती है? क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। बताइए। अब इसका हमें नहीं भी पता ना, तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए ऑड वन आउट कौन सा हो रहा है। ये एक बैंक है, बैंक है मतलब लोगों ने अपना पैसा डिपॉजिट किया, सारे बैंक RBI के अंडर आते हैं, तो लोगों ने पैसा डिपॉजिट किया तो एक इंश्योरेंस मिल गया, तो ये तो होना चाहिए। पेमेंट बैंक भी एक काइंड ऑफ बैंक है, पैसे डिपॉजिट किए, इंश्योरेंस मिलेगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक भी लोगों के लिए, रूरल बैंक में भी लोगों ने पैसा दिया है, बट दिस इज डिपॉजिट ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो DICGC इसको इंश्योर नहीं करेगा। सो द राइट आंसर इज बी, 1, 2, 3 एंड 5 ये नहीं होगा DICGC के अंदर। ओके, अब ये बताइए, ये भी फेवरेट टॉपिक है, पूरे साल भर MPC बहुत न्यूज में रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी डोविश स्टैंड रखे या हॉकिश स्टैंड्स रखे? इट डिसाइड्स द RBI's बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। पहला स्टेटमेंट, जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है वो MPC बनाती है। ये 12 मेंबर की बॉडी है जिसमें गवर्नर ऑफ RBI होते हैं और ये हर साल रिकॉन्स्टिट्यूट की जाती है। तो क्या MPC 12 मेंबर बॉडी है?
हर साल इसके मेंबर रिकॉन्स्टिट्यूट होते हैं। ये फंक्शन करती है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, बिकॉज फाइनेंस रिलेटेड डिसीजन है तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के चेयरमैनशिप के अंदर ये काम करेगी। तो करेक्ट क्या है? जो पहला स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट है 12 मेंबर तो नहीं होते हैं इसमें, 6 मेंबर बॉडी होती है, कुछ आरबीआई के होते हैं, कुछ गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। फिर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ नहीं आते, यहाँ आरबीआई चीफ आते हैं शक्तिकांता दास साहब। सो द राइट आंसर हियर इज ए ओनली। ये भी गलत हो गया, 12 मेंबर नहीं है, ये भी गलत हो गया, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, राइट इज ए। ओके, अब ये बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसिडर्ड एज टैक्स रेवेन्यू फॉर द यूनियन गवर्नमेंट। टैक्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स रेवेन्यू फॉर द यूनियन गवर्नमेंट, रेवेन्यू मतलब पैसे जनरेट कर रही है, तो कहाँ से पैसे जनरेट कर रही है तो उसको टैक्स रेवेन्यू में रखा जाएगा। पर्सनल इनकम टैक्स टैक्स रेवेन्यू में आएगा क्या? एक्साइज ड्यूटी मतलब होता है कोई प्रोडक्शन हुआ है तो उस पर टैक्स लगाया। डिविडेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट, जैसे सरकार ने कोई इन्वेस्टमेंट किया था उससे उसको डिविडेंड मिला, इनकम हुआ, तो क्या वो टैक्स रेवेन्यू में होगा? इनकम थ्रू स्पेक्ट्रम ऑक्शन, जैसे कोल ब्लॉक ऑक्शन किया, 3G 2G ऑक्शन किया, तो इससे जो पैसा आया, एसेट्स के ऑक्शन से जो पैसा आया, क्या वो टैक्स रेवेन्यू में आएगा? नो। डिविडेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स और ऑक्शन के थ्रू जो आता है पैसा, वो टैक्स रेवेन्यू में नहीं आता है। सो द राइट आंसर इज सी, दिस एंड दिस। कुछ टैक्स है, कुछ ड्यूटी लगाया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस है, जीएसटी वगैरह, वो टैक्स रेवेन्यू में आता है, ये दोनों नहीं आते हैं। ओके, 19th, प्रिंटिंग करेंसी। अब जैसे हर साल भर हमारा फिस्कल डेफिसिट बना रहा, तो सब लोग यही सजेशन दे रहे थे नए नोट छापना चालू कर दो। प्रिंटिंग करेंसी इज यूजुअली द लास्ट रिजॉर्ट टू द फॉर द गवर्नमेंट इन मैनेजिंग इट्स डेफिसिट, बिकॉज प्रिंटिंग करेंसी ये हमेशा आखिरी उपाय होना चाहिए, बिकॉज इससे फायदे तो है, नुकसान बहुत होता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यूजिंग दिस न्यू मनी, जो नया पैसा आपने प्रिंट किया, इससे इनकम बढ़ेगी। ऑब्वियसली ज़्यादा पैसा बूस्ट हुआ तो वो इनकम, लोगों की हाथ में पैसा ज़्यादा आ जाएगा, इनकम बढ़ जाएगी। इट रेजेस प्राइवेट डिमांड इन द इकोनॉमी, दस लीडिंग टू इन्फ्लेशन। तो अगर पैसे ज़्यादा होंगे, ज़्यादा प्रिंटिंग करेंसी होगा तो लिक्विडिटी बढ़ेगा। लिक्विडिटी मतलब हैंड में जो कैश है लोगों के पास वो बढ़ेगा, लोगों के पास ज़्यादा पैसे आएंगे, ज़्यादा पैसे आएंगे तो आप ज़्यादा खर्चा करोगे, ज़्यादा खर्चा करोगे तो डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, सप्लाई है नहीं तो क्या बढ़ेगा? इन्फ्लेशन। एक्सेस सप्लाई ऑफ रुपी विल कॉज इट्स डेप्रिशिएशन। अब कोई चीज़ की बहुत ज़्यादा सप्लाई कर दो तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो एक्सेस सप्लाई ऑफ रुपी विल कॉज इट्स डेप्रिशिएशन, तो रुपी का डेप्रिशिएशन भी होगा। ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये दोनों एब्सोल्युटली ट्रू है। सो दैट इज वाई प्रिंटिंग करेंसी हमेशा लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए गवर्नमेंट का। ओके, अब ये बताइए कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा दिया तो इससे क्या होगा? कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है कि कुछ पैसा बैंक्स का अपना एक सिक्योरिटी आरबीआई को देना है, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। लेसर अवेलेबिलिटी ऑफ लोनेबल फंड्स विद द बैंक। अब ज्यादा पैसा सीआर में आरआर में चला गया तो बैंक के पास लोनेबल फंड्स तो कम हो जाएंगे, लोन देने वाला पैसा, बिकॉज सीआरआर बढ़ गया। इमीडिएट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट फ्लोज इन द इकोनॉमी। इमीडिएट, अब ये कीवर्ड लिखा है ना, ये पूरे स्टेटमेंट को खराब कर रहा है। इमीडिएट। रिडक्शन इन फिस्कल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? खर्चा बहुत हो रहा है, आमदनी कुछ है नहीं, तो दोनों के बीच का जो गैप है वो फिस्कल डेफिसिट है, इसको हम बोरो करते हैं। रिडक्शन इन फिस्कल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट। अब इसका और सीआरआर का कोई लेना देना नहीं है। इमीडिएट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट ऐसा कुछ होगा नहीं। लेसर अवेलेबिलिटी से ज़रूर ये होगा कि बैंक के पास लोन देने का पैसा कम हो जाएगा, तो ए ओनली इज द राइट कोड। ओके, तो ये तो हो गया इकोनॉमी। अब आते हैं करंट अफेयर्स में। ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी 9 जजेस अपॉइंट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, तो इसीलिए ये जो सुप्रीम कोर्ट जजेस वगैरह इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जुडिशरी इज़ इंपॉर्टेंट पॉलिटी में, करंट अफेयर्स में भी। इसमें 3 विमेन जजेस भी हैं, एडमिनिस्टर किया ओथ सुप्रीम कोर्ट में। आप ये बताओ कि अब सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ कितनी हो गई है, जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट में उसकी स्ट्रेंथ कितनी हो गई है? बड़ा आसान सा सवाल है, गलत नहीं होना चाहिए। राइट क्वेश्चन, राइट आंसर इज डी। द राइट आंसर इज डी, 33 अभी नंबर हो गया है, बट 33 तो नंबर है, फुल स्ट्रेंथ कितनी है सुप्रीम कोर्ट की ये भी आप बताओ। विच सीरीज वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज फॉर सीमलेस ट्रांसफर ऑफ व्हीकल्स? ये कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा है। क्या होता है कि आपने गाड़ी खरीदी से गुजरात में, आप गए दिल्ली काम करने, तो वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन फिर से कराना है, बहुत ज़्यादा हैसल्स है, तो
अभी एक नया सीरीज इंट्रोड्यूस किया है। वो सीरीज कौन सा है? ऑल ओवर इंडिया वो अपना व्हीकल ले जा सकते हो, सीमलेस ट्रांसफर ऑफ व्हीकल्स हो जाएगा। द राइट आंसर हियर इज वंदे नहीं है, इंडिया नहीं है, देश नहीं है, राइट आंसर इज भारत सीरीज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेज इज आर लोकेटेड इन लद्दाख? लद्दाख बहुत न्यूज में है, नया नया यूनियन टेरिटोरी बना है, तो यहाँ के जो पासेज हैं, पासेज क्या होते हैं? पहाड़ होते हैं, पहाड़ के बीच में दर्रे होते हैं जहां से आप पहाड़ों को क्रॉस कर सकते हो। सो दीज आर पासेस। नाथुला, बारालाचा, जोजिला, चांगला। अब ये नाथुला है, इसको हम अक्सर देखते हैं दिस कैलाश मानसरोवर यात्रा वगैरह में। क्या ये लद्दाख में? अगर आपने ये पता लगा लिया तो आप इससे ऑप्शंस एलिमिनेट भी कर सकते हो। बारालाचा, जोजिला, चांगला। सो द राइट आंसर हियर इज सी, ये नाथुला यहाँ नहीं है। आप बताओ नाथुला पास कहाँ पर है? नाथुला। बारालाचा पास इधर है लद्दाख में, जोजिला भी है और चांगला भी है, बट नाथुला इज नॉट इन लद्दाख। ये देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट पासेस है। बारालाचा है, दिस इज तांगलांगला पास, चांगला, खारदुंगला, जोजिला, दिस इज मरिसमेकला, देबसा पास और कुंजुम पास। ये 8 हाई एल्टीट्यूड माउंटेन पासेस हैं लद्दाख में। ओके, नेक्स्ट, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, पीएमआई का डेटा हम हर महीने देखते हैं न्यूज़पेपर में। पीएमआई इज रिलीज्ड बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिसेस, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। बताइए सही है या गलत है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई भी जरूरी है, ये इंडस्ट्रियल वर्कर का रिलीज करता है लेबर ब्यूरो, और इसमें 2016 एज बेस ईयर है। बेस ईयर चेंज हुआ था, 2016 का नया बेस ईयर है, और सीपीआई आईडब्ल्यू रिलीज बाय लेबर ब्यूरो। आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। तो जो पीएमआई है ना, पीएमआई ग्रेटर देन 50 है, ज़्यादा इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज एक्टिविटी हो रही है, ये सीएसओ नहीं करता है, दिस इज डन बाय आईएचएस मार्केट। और सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू। सो द राइट आंसर हियर इज बी, 2 ओनली। ओके, अब ये बताइए, फरजाद बी गैस फील्ड, ये बड़ा न्यूज में था, रिसेंटली न्यूज में था, ये कहाँ पर है? इसराइल में है, कतर। कतर में बहुत गैस फील्ड्स हैं। कतर की जो इकोनॉमी है ना, वो ऑयल बेस्ड नहीं है, वो गैस बेस्ड इकोनॉमी है कतर। ईरान या फिर सऊदी? तो द राइट आंसर हियर इज, the right answer is C. This is in Iran. So this makes 25 questions in 25 minutes. Tell me your score. Okay. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.